Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss a new series of logical reasoning. Logical reasoning का अभी तक हम लोगों ने एक भी लेक्चर नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने PYQs वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, तो आप लोगों को एक ओवरव्यू देना भी जरूरी है कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पार्ट कंसिडर किया जाता है और किस तरीके से हम उनके क्वेश्चंस को भी डील करते हैं। चलो, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग के अगर सिलेबस में आपका क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड लाइक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जिसकी आज डिस्कशन करेंगे, मूड्स एंड फिगर। इसके अलावा क्या होता है, इंपॉर्टेंटली स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इज ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट। फिर इसके बाद आता है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इंडियन लॉजिक, इसके अलावा भी जो होता है द इंपॉर्टेंट थिंग इज फैलेसी। अब ये फैलेसी के अंदर पूरा कंसीडर है, चाहे वो फॉर्मल फैलेसी हो चाहे वो इनफॉर्मल फैलेसी हो, दोनों पार्ट कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। और इंडियन लॉजिक में सारा कुछ, ठीक है, चाहे आप वो परसेप्शन, इन्फ्रेंस वगैरह वाला पार्ट कंक्लूड करो या हेतु भाषा वाला पार्ट इंक्लूड करो, तो ये है आपका ये। इसके अलावा कुछ एनालॉजीज, ठीक है, ये पूछी जाती है शॉर्टकट में। फिर आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वन बाय वन हम डील करते रहेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को कंसिडर करना होता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन वाले फेज पे। नाउ व्हाई वी नीड टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, वैसे ही लॉजिकल रीजनिंग उसी ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड होती है। लॉजिकल रीजनिंग का बेसिकली मतलब होता है जब आप लॉजिक्स पे बेस्ड काम करते हो, ठीक है। जैसे कि किसी भी लाइफ के पॉइंट पे जब आप स्टक हो जाते हो तो आपको ऑप्शंस नहीं नजर आ रहे होते, तो ऐसे ही लॉजिक्स को जब आप सोचते रहते हो तो आपका माइंड सेट एक ब्रॉड वे में ओपन हो जाता है और वहां पे ही आप नंबर ऑफ ऑप्शंस को पुटअप करने लगते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग होती है जहां पे हम कंक्लूड करते हैं कि ये क्या रीजन हो सकता है या क्या लॉजिक हो सकता है एक पर्टिकुलर इक्वेशन पे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज लॉजिकल रीजनिंग। जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है बेसिकली, अब आपको स्टेटमेंट्स दी जाएगी, ठीक है, स्टेटमेंट्स दी जाएगी। प्रीमाइस वन, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उसको हम प्रीमाइस वन बोलते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट होती है उसको प्रीमाइस टू बोलते हैं, और इन दोनों से जो डिराइव होता है दैट विल बी द कंक्लूजन, ठीक है, वो होता है कंक्लूजन। और इन तीनों पार्ट के जिस्ट को, इन तीनों पार्ट को जब इंक्लूड कर दिया जाता है दैट इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला है जो स्ट्रक्चर है आर्ग्यूमेंट का, लॉजिकल रीजनिंग, इसको तीन पार्ट में कंसिडर किया है। नंबर वन पार्ट जिसकी स्मॉलर डिवीजन है कंक्लूजन, द प्रीमाइसेस एंड द अजम्पशन। अच्छा, प्रीमाइसेस पता लग गया आपको, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आर द प्रीमाइसेस, जो कि अपनी अजम्पशन को बताएगी और उनसे दो प्रीमाइसेस से कंक्लूड होके आएगा आपका जो फाइनल रिजल्ट है, दैट विल बी अ कंक्लूजन। नाउ अजम्पशन का क्या मतलब है बेसिकली, यहाँ पे अजम्पशन का मतलब है कुछ चीजें हमें माननी पड़ती है। जैसे कि मान लो, सपोज एक एग्जांपल दे दिया मैंने, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स नहीं, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। ऑल एप्पल्स आर all apples are oranges. So all mangoes are oranges.
सो अगर आप प्रीमाइस 1 को कंक्लूड करो तो ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो क्या इन रियलिटीज मैंगो और एप्पल क्या इक्वल होते हैं? सारे मैंगोज एप्पल होते हैं? नहीं, लेकिन हमें अजम्पशन और लॉजिकल रीजनिंग में ये अज्यूम करना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है और इनके बेसिस पे ही कंक्लूजन भी ड्रॉ होता है, जिसको भी हम क्या मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये ट्रू होगा। ठीक है, तो अभी तक क्या समझ आया कि आर्ग्यूमेंट क्या होती है? आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ द प्रीमाइस एंड द कंक्लूजन। नाउ व्हाट इज प्रीमाइसेस? Premises are the two statement, and what is conclusion? The concluded part, the abbreviated part from the statement 1 and the statement 2, premise 1 and the premise 2 both concluded as the conclusion। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। द कंक्लूजन एक आइडिया होता है आर्ग्यूमेंट का जिसको प्रूफ करा जाता है। नाउ प्रीमाइसेस आर द सपोर्टिंग एविडेंस, और जो प्रीमाइसेस होते हैं ये कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। ये जो प्रीमाइसेस है ये कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। एंड assumptions आर अनसीन सपोर्टिंग एलिमेंट टू द कंक्लूजन, और जो आपकी assumptions होती है, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें मानी हुई है, तो जो assumptions होती है ये कंक्लूजन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, लेकिन वो क्या होती है, अनसीन। नाउ आर्ग्यूमेंट क्या करता है? आर्ग्यूमेंट फॉर्म द बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आर्ग्यूमेंट जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका बेस बना के देता है, और बाद में हम और भी टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे प्रीमाइसेस, मूड्स, फिगर एंड द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आर बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट, और ये सब आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें ज्यादा कुछ स्लाइड से नहीं आपको मेमोराइज रखना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि आपको पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, प्रीमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है, अजम्पशन क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट? मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है? तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो होती है वो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, जिसका एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है which is also supported by the remaining statement, और बाकी स्टेटमेंट उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। अच्छा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और इसको कंक्लूड, इसको जो ये कंक्लूजन किससे सपोर्टेड होती है, बाय प्रीमाइस 1 एंड प्रीमाइस 2। Therefore, the structure of the argument किससे बना हुआ होता है, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन से। फॉर एग्जाम्पल, all men are mortal, फर्स्ट प्रीमाइस है, मींस फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, एंड सोक्रेट्स इज अ मैन, सोक्रेट क्या है, एक मैन है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या बोल रखा है, कंक्लूजन है कि सोक्रेट भी क्या है, एक मॉर्टल है। तो जो पहले की स्टार्टिंग की दो जो स्टेटमेंट थी दैट इज कॉल्ड द प्रीमाइस, एंड उसके बाद क्या हमने स्टडी किया, हमने स्टडी किया कंक्लूजन, एंड दैट इज ऑल बेस्ड ऑन अजम्पशन। ठीक है, तो अब यही बताया गया है कि जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है वो प्रीमाइसेस है, लास्ट वाली स्टेटमेंट कंक्लूजन है, और इन तीनों को जब मिला देते हैं दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट है प्रीमाइस 1 में, प्रीमाइस 2 में, फॉलोड बाय द कंक्लूजन ड्रॉन। नाउ फॉर्म्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कितने तरीके की होती है, तो आर्ग्यूमेंट होती है 3 तरीके की, 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक होती है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, एक होती है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और एक होती है एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अच्छा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होती है, जब आप डिडक्टिव मतलब अगर कोई लॉ गिवन है और उस लॉ के थ्रू आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे जा रहे हो, दैट इज नोन एज डिडक्टिव स्टेटमेंट या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और इंडक्टिव का क्या मतलब होता है, जब आपको स्पेसिफिक वैल्यूज दे रखी होती है। देखो, जब आपको जनरल कोई स्टेटमेंट दे रखी होती है और उससे आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पे जाते हो, तो ये होती है आपकी डिडक्टिव। ठीक है, जनरल से
पर्टिकुलर से उल्टा हो गया, स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हो, स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हो, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव। ठीक है, और एडक्टिव क्या होता है इसकी बात करेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद। चलो, जनरल से स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है? जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सल है ना, ऐसा तो है नहीं हमारी कंट्री में लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल है और फॉरेन किसी कंट्री में लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी इज एप्लीकेबल टू होल यूनिवर्स, होल नॉट होल यूनिवर्स, लेकिन वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर यूनिवर्स को कंसिडर करेंगे तो स्काई और ये सब भी, स्पेस भी कंसिडर हो जाएगा, और स्पेस में लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करती। ठीक है, तो वर्ल्ड के बेसिस पे बात करते हैं, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो यूनिवर्सल है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी से हमें क्या पता चला? जब हमें पता चला स्पेसिफिक स्टेटमेंट, जैसे कि जब ये पता चल रहा है कि कोई भी फॉलिंग डाउन, कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो क्या होगी? अर्थ सरफेस को टच करेगी। ठीक है, तो हमें पता चला कि एक ऑब्जेक्ट नीचे को फॉल कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी। लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले हमने सीखा, पहले हमने लॉ को सीखा एंड देन फिर हमने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी। और स्पेसिफिक से जनरल कैसे? पहले हम सीख रहे हैं, पहले हमने एक एक्टिविटी को देखा, वो फॉल एंड डाउन हो रही है, फिर दूसरा पेन को देखा, वो भी फॉल एंड डाउन हो रहा है, तीसरा हमने बॉल को देखा, वो भी अर्थ सरफेस पे फॉल एंड डाउन हो रहा है। इन सब से ये कंक्लूड होके आया कि क्या होता है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? एक हो गया आपका डिडक्टिव और एक हो गया इंडक्टिव स्टेटमेंट। अभी और भी नंबर ऑफ एग्जांपल से समझेंगे कि इंडक्टिव और जो इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, एबडक्टिव है, वो कैसी स्टेटमेंट है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है उनकी कैटेगरी बनाई हुई है, दैट इज डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एबडक्टिव। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन से हो गए? It is a structure of argument where the conclusion validity is followed from the premises. Here, the truth of the premises guarantee the truth of the conclusion. Normal सा सिनेरियो है कि अगर जनरल कोई स्टेटमेंट है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि अगर एक लॉ है, क्योंकि अगर एक रूल है तो उससे जो स्पेसिफिक चीजें निकलेंगी वो करेक्ट ही होंगे। ये होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। लेकिन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जरूरी नहीं है कि वो ट्रू ही हो। चलो अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ऑल एप्पल्स आर बनानास, ऑल बनानास आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। देखो, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, ये हो गया आपका कंक्लूजन। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? आर्ग्यूमेंट। चलो अब देखो, सारे एप्पल्स बनाना है, ये हमारी अजम्पशन है क्योंकि ये ट्रू नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑल बनानास आर फ्रूट, सारे बनानास फ्रूट है, ये हमारी एक ठीक स्टेटमेंट है। और ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब इन्होंने बोला है इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑल एप्पल्स आर बनानास and all bananas are fruits guaranteed the truthfulness of the fact that all apples are fruits। इन दोनों स्टेटमेंट की कंक्लूजन को बिल्कुल हम जस्टिफाई कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट से मिला जुला जो रिजल्ट निकला है वो भी क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अभी मैं और भी एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, तो उसको आप समझ जाना। नाउ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में बोल रखा है इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट where there are several cases of certain patterns in conclusion stated that this pattern will hold in general as well. Inductive statement is not valid deductively because जो pattern होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि गारंटी सक्सेस, इसका सक्सेस गारंटी नहीं होता, इसका मेन मकसद। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जब हम जनरल स्टेटमेंट पे जाते हैं तो जरूरी नहीं है उससे जो कंक्लूजन निकले वो करेक्ट हो। नाउ फर्स्ट प्रीमाइस नंबर 1,
वी हैव सीन 1000 monkeys. कितने monkeys हमने देखे? 1000 monkeys देखे. सारे के सारे क्या थे? ब्लैक थे. इसका क्या मतलब जनरेट हो रहा है कि सारे monkeys ब्लैक होते हैं कलर में. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकली वो जरूरी नहीं है, डजंट नेसेसरीली ट्रू. ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रू ही हो. लेकिन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या कहती थी कि जो स्टेटमेंट डराइव हो रही है दैट इज ट्रूथफुल. ठीक है, वो क्या होगी? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगी. नाउ इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव नोटिस्ड, हमने क्या नोटिस किया कि कितने मंकीज है? 1000 मंकीज है. लेकिन हमने वर्ल्ड के सारे मंकीज को तो कंपेयर नहीं किया. वी picked only 1000 monkeys now and all of them were black. इसका जरूरी मतलब नहीं है कि जो monkeys हैं वो black ही होंगे. But as this in the case of inductive argument, we have drawn a conclusion based on the validity of the premise that monkeys कैसे होते हैं? Black in color, which might not be necessarily true, जो कि जरूरी नहीं है true हो. चलो अब एक बार इनकी कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है, अब रफली इनकी समरी बताते हैं. पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर समरी बताती हूँ इनकी. क्या है समरी? एक है आपका इंडक्टिव स्टेटमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. एक है आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, और इसी के साथ एब्डक्टिव भी डिस्कस कर ही लेते हैं. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहती है जनरल स्पेसिफिक स्टेटमेंट और इससे हमारी जनरल स्टेटमेंट बनेगी, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरली ट्रू. ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सच हो. चलो अब बात करते हैं डिडक्टिव स्टेटमेंट की. जनरल स्टेटमेंट है, कोई लॉ है, कोई रूल है. इसका मतलब जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनेगी या जो कंक्लूजन होगा, इट मींस ये कंक्लूजन 100% क्या होगा? 100% ट्रू होगा. Now abductive statement is based on situation, जो कि इफ और बट वाली सिचुएशन होती है. अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. ठीक है, जैसे इफ इट विल रेन टुमारो देयर विल बी नो क्लास. अगर कल बारिश होती है कोई क्लास नहीं होगी. इसका क्या मतलब है? ये एक प्रॉपर सिचुएशन बेस्ड है. अगर बारिश नहीं होती तो क्लास नॉर्मल ऑब्वियसली होगी. तो फिर ये क्या है? एक सिचुएशन बेस्ड है. तो यहाँ पे क्या है? एब्डक्टिव स्टेटमेंट. द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज एब्डक्टिव व्हेन द आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स टुवर्ड द ट्रूथफुलनेस ऑफ अ फैक्ट. ठीक है, देन इट स्टेट्स दैट इफ अ हाइपोथेसिस वर ट्रू, अगर एक हाइपोथेसिस या अजम्पशन ट्रू होगी तो ही आगे वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी. वी वुड get this fact and so we further draw the conclusion that the hypothesis is true. It is not valid deductively. केवल और केवल डिडक्टिव स्टेटमेंट ट्रूथफुलनेस को डिनोट करती है, अदरवाइज इंडक्टिव स्टेटमेंट और एब्डक्टिव स्टेटमेंट कहीं से भी वैलिड डिडक्टिवली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 100% करेक्ट होने के चांसेस नहीं होते. Now it is not valid deductively because even false theory, कभी कभी जो theories सच नहीं होती, makes true prediction. Therefore true prediction cannot guarantee that the theory is true. अगर आप true prediction भी complete कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने सिचुएशन बनाई है वो ट्रू हो. जैसे कि अगर आप मान लो क्रिमिनल कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट पढ़ रहे हो, तो आपने फर्स्ट जो थ्योरी दी, सेकंड थ्योरी दी, वो जरूरी नहीं है आपने सही दी, लेकिन आपका कंक्लूजन सही आ गया. ठीक है, आपने थीफ को आइडेंटिफाई कर लिया, आपका कंक्लूजन सही आ गया. इट डजंट मीन कि जो आपने थ्योरी निकाली होगी वो सही होगी या नहीं होगी. ठीक है, तो ये है. फॉर एग्जाम्पल प्रीमाइसेस क्या कह रही है?
These plant conduct photosynthesis. If the plants, देखो ये रीस्टेटमेंट, इससे आइडेंटिफाई होगा एब्डक्टिव स्टेटमेंट है ना. If the plants are green in color, तो ये हाइपोथेसिस है, ये एक अजम्पशन है कि अगर ग्रीन होते हैं प्लांट्स देन दे वुड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, तभी वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेंगे. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. तो क्या कह रहे हैं? दीज प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. वैसे जनरली क्या है स्टेटमेंट ट्रू, लेकिन इफ की वजह से ये कौन सी हो गई? एब्डक्टिव स्टेटमेंट हो गई. नाउ दीज प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कर रहे हैं. अगर ये प्लांट्स ग्रीन है कलर में then they would conduct photosynthesis. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. the plant are green in color. लेकिन the plant are green in color में all अगर मैं जोड़ देती हूँ, क्योंकि कुछ भी आगे नहीं है तो all से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो अगर all the plants are green in color, तो ये स्टेटमेंट does not necessarily be true. ये ट्रू थोड़ी है ना कि सारे के सारे प्लांट्स ग्रीन कलर में थोड़ी होते हैं. तो इस तरीके से ये जो होती है ये 100% वैलिड होने के चांसेस यहां पे नहीं होते. चलो ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ये वाले सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया. नाउ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म में कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपरली कवर करेंगे विद एमसीक्यू. नाउ सिलोगिज्म भी एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें 3 स्टेटमेंट होती है. पढ़ लिया? 3 स्टेटमेंट होती है, 2 प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन. नाउ अ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म वो होता है जहां पे 3 कैटेगोरिकल विच इंडीड कंटेन्स 3 डिस्टिंक्ट टर्म, जिसमें एक मेजर आता है, एक माइनर आता है, एक मिडल टर्म आती है. अब ये क्या मेजर, क्या माइनर और क्या मिडल, अभी बात करते हैं. वेयर इन ईच टर्म अपीयर्स इन 2 ऑफ द प्रीपोजिशन आउट ऑफ द 3, जिसमें तीनों स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट में रिपीट होनी चाहिए एक टर्म. चलो, ऑल, सबसे पहले ऑल मैमल्स हैव टेल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल, देयरफॉर ऑल डॉग्स हैव टेल. तो सबसे पहले कंक्लूजन में आओ. कंक्लूजन में जो पहली टर्म होती है, अब ये ऑल, इन टर्म्स को हटा देना, ऑल, सम नॉट और नो, इन स्टेटमेंट को हटा के जो कंक्लूजन में सबसे पहली टर्म होती है दैट इज कॉल्ड माइनर, और जो बाद वाली टर्म होती है दैट इज कॉल्ड मेजर, और जो इन दोनों को कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कॉप्यूला. ये लिख लो अपनी नोटबुक में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं. नाउ अब माइनर क्या हो गई? जो सबसे पहली टर्म होगी कंक्लूजन में. मेजर टर्म क्या हो गई? जो सेकंड टर्म होगी कंक्लूजन में. और जो माइनर और मेजर को जोड़ रही होगी दैट विल कॉल्ड कॉप्यूला. अब नाउ माइनर टर्म कौन सी प्रीमाइस में है? माइनर टर्म डॉग्स कौन सी प्रीमाइस में है? प्रीमाइस 2, तो ये होगी माइनर प्रीमाइस. माइनर प्रीमाइस, ठीक है. माइनर टर्म कौन सी प्रीमाइस में है वो प्रीमाइस ढूंढ लो, वो प्रीमाइस माइनर प्रीमाइस कहलाएगी. नाउ द नेक्स्ट वन. उसके अलावा ऑल मैमल्स हैव टेल. अब देखो टेल्स, टेल्स किसमें है? फर्स्ट प्रीमाइस में, तो ये होगी मेजर प्रीमाइस. ठीक है. अच्छा, अब आपको ये पता लग गया माइनर टर्म कौन सी है, मेजर टर्म कौन सी है, कॉप्यूला क्या है. अब बात करते हैं जो मिडल टर्म होती है. देखो प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में एक टर्म होगी जो कॉमन होगी. नजर आ रहा है? मैमल्स, जो दोनों स्टेटमेंट में आ रही है, जो दोनों स्टेटमेंट में आ रही है दैट इज कॉल्ड द मिडल टर्म. तो ये वाली जो होगी वो क्या होगी? मिडल टर्म होगी. ठीक है. तो यहां पे मिडल टर्म कॉप्यूला, देखो मिडल टर्म
ये कॉप्यूला है और ये क्या है, कौन सी टर्म है, ये जो मिडल वो वाली वर्ड हो गई, ये मेजर हो गई, ये मेजर है, ये मिडल है, ये कॉप्यूला है। ये माइनर है, ये लिखा माइनर है, ये कॉप्यूला है, ये मिडल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में रिपीट हो रही है। और यहाँ पे ये माइनर टर्म है, ये कॉप्यूला है, और ये कौन सी टर्म है आपकी, मेजर टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है, ये सारा नोट डाउन हो गया। हेयर द मेजर टर्म है टेल, वापस आ जाओ, मेजर टर्म है टेल, माइनर टर्म है डॉग, डॉग इज द माइनर टर्म, एंड जो मिडल टर्म है दोनों में रिपीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द मैमल। ठीक है, इन सिलॉग इज द मेजर टर्म को प्रेडिकेट माना जाता है क्योंकि सब्जेक्ट हो गई माइनर टर्म। ठीक है, सब्जेक्ट हो गई माइनर टर्म, ये लो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई माइनर टर्म, ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गई आपकी कौन सी, मेजर टर्म। The minor term appear as the subject in premise 2 and a subject in the conclusion as well. And lastly, जो middle term है appear होगा as a subject in premise 1 and predicate in premise 2. सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। The major term appear in premise 1, तो इसी वजह से इसको major premise कहते हैं। जो minor term है वो premise 2 में आई है, इसीलिए इसको minor premise कहते हैं। Both major and minor term need to be appear in the conclusion. Major और minor term conclusion में आने जरूरी होते हैं। ठीक है, and the middle term is not included in this. कभी भी middle term conclusion में नहीं आ सकती, otherwise अगर आती है तो वो invalid argument, invalid statements कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर मूड्स एंड फिगर। मूड्स एंड फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, उसका रिवर्ट जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।